अब सही। तो देखिए हम लोग को क्लबिंग ऑफ इनकम जैसे कि देखना, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल था अदर सोर्स का, देख लेते हैं फ्रॉम द। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, हो गया है। ओके हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ओके सर। सबमिटेड मिस्टर सैलेश कंप्यूट हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ द असेसमेंट ईयर 2017-18। आप लोग का 19-20 होगा। अब आगे देखते हैं, डायरेक्टर्स मीटिंग फीस होती है रिसीव बाई फ्रॉम एक्स वाई लिमिटेड। तो आप सभी को पता है डायरेक्टर्स को जो भी मीटिंग फीस मिलेगी वो अदर सोर्स की इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम, लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। सब लोग को पता है एग्रीकल्चरल इनकम ये इंडियन लैंड पे है, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, तो ये इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अब अगला पॉइंट जरा समझते हैं, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल। ओके, तो नेपाल में कुछ इनकम हो रही है इनके, नेपाल से, ये इंटरेस्ट वाली लाइन नीचे की है, ये ऊपर है। ओके, तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल इनकम फ्रॉम नेपाल, अगर नेपाल से अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो पूरी तरह से क्या होगा, टैक्सेबल होगा अदर सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा फ्रॉम बैंक ऑन एफडीआर। अगर फिक्स डिपॉजिट्स पे अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रही है, सारे इंटरेस्ट हैं, अदर सोर्स की इनकम है। ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो अदर सोर्स की इनकम होती है। ठीक है, ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर कोई अगर इंटरेस्ट बन रहा है, या ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ध्यान रखना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर कोई इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है अबे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे? सर 1200। 1200 रुपये है। यस सर। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे कितना इंटरेस्ट है? सर इस पे 4000 है। 4000, ये अमाउंट मिसिंग है मेरे में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे अगर कोई भी इंटरेस्ट बनता है तो सर जी वो एग्जाम्प्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट जो है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे अगर कोई इंटरेस्ट बना है तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस पे इंटरेस्ट बन रहा है तो ये तो टैक्सेबल है सर अदर सोर्स में। अगला क्या है, डिविडेंड फ्रॉम ए लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या है, डिविडेंड फ्रॉम ए लिमिटेड। अब ये तो बताया नहीं कि ए लिमिटेड इंडिया की कि कहाँ की है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन ना हो तो हम ये मान लेते हैं कि इंडियन कंपनी है, तो जाहिर सी बात है ये 8000 रुपये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है। लास्ट है लॉटरी प्राइस रिसीव ग्रॉस। तो लॉटरी प्राइस ये ग्रॉस अमाउंट है, नेट अमाउंट नहीं, टीडीएस काटने के बाद नहीं बताया, टीडीएस काटने से पहले का अमाउंट है। तो लॉटरी प्राइस है, रिसीव है 40,000 रुपये, ये अदर सोर्स की इनकम है। जी हाँ। नेक्स्ट क्या है, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ फ्लैट, रेंट पेड ऑन द टू द लैंडलॉर्ड फॉर द फ्लैट इज 6000। तो देखो यहाँ पे लैंड को सबलेट किया गया, यानी कि किराए पे लेके फिर से किराए पे उठाया गया। तो 6000 पे किराए पे इन्होंने लिया था और 12000 पे किराए पे उठा दिया है, तो यानी कि इनको 6000 रुपये का नफा हो रहा है। तो 6000 रुपये जो इन्होंने कमाया वो क्या है, अदर सोर्स की इनकम। अब लेकिन इसमें नीचे एक और पॉइंट कह रखा है कि मिस्टर सैलेश स्पेंड 600 फॉर रियलाइजिंग द रेंट, उस रेंट को वसूलने के लिए 600 रुपये और खर्च करने पड़ते हैं। तो इस 12,000 में से पहले 6,000 रुपये रेंट जो दिया जा रहा है वो माइनस होगा, और फिर 600 रुपीज जो और रेंट को वसूलने में खर्चा हो रहा है ये भी लेस होगा, यानी 6,600 रुपये लेस हो जाएगा। 5400 रुपये रेंट अदर सोर्स की इनकम में दिखाएंगे, रेंट की इनकम। He had also spent 10,000 from for the purchase of lottery tickets and received the prize on one ticket। ठीक है, तो उसने एक लॉटरी टिकट भी खरीदा था, ओके, एंड रिसीव द प्राइज। कितना प्राइस है अब है, अच्छा नहीं यस 10,000, सर। अच्छा नहीं 10,000 रुपये तो जीता है, ठीक ठीक। तो 10,000 रुपये, ही हैड ऑल्सो 10,000 रुपये इन्होंने लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च किया, और उस पर कुछ अमाउंट दिया है क्या, कितना प्राइस जीता है? सर लॉटरी पे 40,000 दिया हुआ है, ग्रॉस रिसिप्ट इसका है। और अच्छा, तो कुछ कहा नहीं है इस पे। कितना स्पेंड किया था अमाउंट, बुक में कितना दिया है? सर 10,000 स्पेंड किया हुआ है, हम्म, लेकिन इसने पूरा 40,000 पूरा टैक्सेबल किया हुआ है, कहीं कोई इसको
वो नहीं मतलब दिया है। अच्छा ऊपर ले लॉटरी प्राइस तो दिया ही था, लॉटरी प्राइस 40,000 रुपये जीता है इन्होंने, और कह रहा 10,000 रुपये Yes, sir. का टिकट खरीदा था, तो वो माइनस तो होगा नहीं, इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। नहीं सर। लॉटरी विनिंग में 1 रुपये का डिडक्शन नहीं मिलेगा सीधा सीधा। अब अगला, बाकी ये सब टोटल किया ही गया है, छोड़ दीजिए, समझ यस गए सर। आप लोग। तो ये कंप्लीट हो गया अदर सोर्स की इनकम। अब आगे स्टार्ट करना है आज क्लबिंग ऑफ इनकम। व्हाट इज क्लबिंग सर ऑफ कुछ इनकम? इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन थे, ठीक है, इसको व्हाट्सएप करो। सर। इंटरव्यूज यस सर। क्वेश्चन के जवाब ध्यान रहे स्टूडेंट्स में पहले देंगे, उसके बाद अगर स्टूडेंट नहीं दे पा रहे हैं तब फिर मैं जवाब दूंगा। तो सभी लोग रेडी रहिए ओके सर। क्वेश्चंस के आंसर के लिए। क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो। यस सर। सर हो गया। हो गया? यस सर। ग्रुप में भेजा है? नहीं सर, आपको पर्सनली। अच्छा, पर्सनली भेजा है। ओके, व्हाट्सएप थोड़ा कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है, अभी थोड़ा देर में कनेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर वाला कर लेंगे। तब तक स्टार्ट करते हैं इसको, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। यस सर। नाउ चलिए देखिए यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? जैसे कि सबको समझ में आ रहा है, क्लब क्लब मतलब होता है जोड़ना। तो क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम में कुछ जोड़ने की बात हो रही है। अब अगर हम एसएससी की बात करें, अगर आप लोगों ने एसएससी का मतलब समझा था, देखो मैं यहाँ पे एसएससी लिख रहा हूँ। एसएससी मतलब होता क्या है? एसएससी मतलब टैक्स पेयर कहते हैं इसको, टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर किस एक ही इनकम पे टैक्स देता है? एसएससी मतलब जो अ पर्सन हु पे टैक्स ऑन देयर ओन इनकम, जो अपने इनकम पे टैक्स देता है, उसे हम लोग एसएससी कहते हैं। अगर तुम एसएससी हो तो तुम पड़ोसी की इनकम पे तो टैक्स दोगे नहीं, तुम अपने इनकम पे टैक्स दोगे, सिंपल सी चीज है। तो एसएससी का मतलब होता है पर्सन हु पे टैक्स ऑन देयर ओन इनकम, जो अपने इनकम पे टैक्स देता है। लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? क्लबिंग ऑफ इनकम इज अ केस जहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमें अपने इनकम के साथ साथ दूसरे के इनकम पे भी टैक्स देना पड़ जाता है। सवाल उठता है ऐसा किस केस में होता है, तो वही सारे केसेस स्टडी करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर बना हुआ है, फादर इन लॉ। ये फादर इन लॉ है और ये डॉटर इन लॉ है। अब क्या हो रहा है कि इनकी इनकम जो है ना, फादर इन लॉ की 5 लाख रुपीज इनकम है। फिर इन्होंने क्या किया है, फादर इन लॉ ने क्या किया है, फादर इन लॉ ने कोशिश किया है कि कुछ इनकम अपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, किसमें? डॉटर इन लॉ में। तो इन्होंने दिखाने की कोशिश किया था कि अपनी कुछ इनकम डॉटर इन लॉ की इनकम में दिखाने की कोशिश किया था, 50,000। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया कि वो इनकम तो घूम फिर के फादर इन लॉ की ही है, वो बस क्या करना चाह रहा है, टैक्स से बचने के लिए वो अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम, ओके। तो तो ये 5 लाख रुपीज इनकम है इनकी, और 50,000 इन्होंने अपनी इनकम हटा के किसकी इनकम में दिखाने की कोशिश की, अपने डॉटर इन लॉ में। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में टैक्स पेयर ने पकड़ा कि ये इनकम घूम फिर के फादर इन लॉ की है, तो ले जाकर के इसको वापस फादर इन लॉ में जोड़ दिया। फाइनली अब फादर इन लॉ को 5,50,000 पे टैक्स देना पड़ेगा टोटल अमाउंट। तो यह देखो, इसको जरा समझना। और डॉटर इन लॉ की इनकम कुछ नहीं है। अब ये टॉपिक क्या है बेसिकली, चलिए इसको समझते हैं। पहले एक नॉर्मल वे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर
ये होता कब है, क्यों आखिर में लोग करते हैं ऐसा? मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर अमित, ओके। मिस्टर अमित की टोटल इनकम है, सपोज करो इसकी सैलरी इनकम आती है, तो सैलरी इनकम ये जनरेट कर लेता है, सपोज करो अप्रोक्स 5 लाख रुपीज़। तो ये सैलरी की आ जाती है। फिर इसका घर भी है, तो इसने घर को ना किराए पे उठा के रखा हुआ है, उस पर करीबन इसकी 4 लाख रुपए इनकम आ जाती है। मोटा मोटी ये इनकी इनकम है। अब क्या है, मिस्टर ए ने सोचा कि यार टोटल मेरी जो सैलरी बन रही है, वो टोटल सैलरी मेरी कितनी हो गई, टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम मेरी सामने सामने दिख रही है 9 लाख रुपीज़। और अगर 9 लाख रुपीज़ के ऊपर इसको अगर टैक्स देना पड़ेगा तो काफ़ी अच्छा खासा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये अपना टैक्स को बचाने के लिए क्या सोचता है, क्यों ना मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं अपनी इनकम को मिसेज अमित के इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। कहने का मतलब सैलरी इनकम तो मैं छिपा नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा कर देता हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को क्या करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को अपनी वाइफ की इनकम में शो कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने की सोच रहा है कौन, मिस्टर अमित। मिस्टर अमित, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। सैलरी इनकम मिस्टर अमित की है 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 4 लाख, टोटल इनकम है 9 लाख। अब मिस्टर अमित को 9 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अपने टैक्स को बचाने के लिए क्या करता है, अपने इनकम, हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने वाइफ की इनकम में। और वो दिखाता है कि मेरी वाइफ की इनकम कितनी है, वो जो रेंट है हाउस प्रॉपर्टी वाला, वो मेरी वाइफ लेती है, वो मैं नहीं लेता। यानी वो मिसेज अमित के नाम पे दिखा रहा है कितना, 4 लाख रुपीज, और अपनी सेल्फ की इनकम कितनी दिखा रहा है, सेल्फ की इनकम 5 लाख दिखा रहा है। अब देखो फायदा इसको क्या होगा, इसकी वाइफ की अगर अलग इनकम दिखेगी तो उसे भी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, और अगर अपने अपने इनकम दिखाता है तो उसको भी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यानी कि एग्जेम्पशन किसको मिल रहा है, दोनों लोग को मिल रहा है। यानी कि कितना एग्जेम्पशन इन्होंने उठा लिया, 2.5 लाख और 2.5 लाख, करीबन 5 लाख का तो एग्जेम्पशन ही उठा लिया इसने। आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो क्यों लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूट अपने इनकम को, सिंपल सा टैक्स की चोरी के लिए। टैक्स कम, हाँ टैक्स कम देने के लिए। कम देने के लिए वो अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहले कुछ ऐसा कोई पावर था नहीं, तो किसके पास, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। पहले जो आईटी डिपार्टमेंट हुआ करती थी, वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाती थी, बिकॉज देयर इज नो एनी लॉ। देन जब ये चीज़ सामने आई, तब जा करके पार्लियामेंट में एक विधेयक पास किया गया, और फाइनली इनकम टैक्स में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया जिसका नाम था क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का सीधा सीधा कंसेप्ट था, क्लबिंग ऑफ इनकम हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये पावर देता है कि अगर ऐसा कुछ होते हुए वो देखें, तो वो इनकम को वापस उस बंदे के इनकम में जोड़ दें जिस बंदे ने अपने टैक्स को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया है। यानी कि देखो इसको यहाँ पे कहेंगे क्या, यहाँ पे मिस्टर अमित, अमित क्या है, वो ट्रांसफेरर है, वो अपने इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं किसकी इनकम में, मिसेज इनकम, मिसेज अमित में। तो दैट इज, मिसेज अमित को क्या बोला जाएगा, ट्रांसफेरी। तो ट्रांसफेरी की इनकम वापस ट्रांसफेरर की इनकम में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ करके हम टैक्स लेंगे। अगर ऐसा कुछ देखते हुए पाया जा रहा है, तो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर मिल गया। किस चीज का पावर आ गया, तो इन क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम एक तरीके से क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर देता है। ठीक है, कि ऐसे केस में ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हो गया टैक्स चोरों के लिए, कि जो टैक्स चोरी करने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा एक मैं आपको केस बता रहा हूँ, दूसरा होता है कई जगह पे बहुत ही नेचुरली होता है, नेचुरली वो क्लबिंग होगा ही होगा, नेचुरली क्लबिंग होती है। सर नेचुरली क्लबिंग का क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने शायद जब स्टार्टिंग में टेक्स्ट में हम लोग ने पढ़े थे, तो उस टाइम पे एक पढ़ा था, अगर माइनर चाइल्ड है, क्या है, माइनर चाइल्ड, अगर
माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है उस पर टैक्स वो कैसे देगा। तो माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो क्या किया जाता है, वो किसके इनकम में जोड़ दिया जाता है, वो पेरेंट्स के इनकम में क्लब कर दी जाती है। इनकम टैक्स ने सीधा सीधा बोला है माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स के इनकम में जोड़ करके हम पेरेंट्स से टैक्स लेंगे। सवाल उठता है पेरेंट्स में सर किसकी इनकम में जोड़ेंगे, फादर की इनकम में जोड़ेंगे कि मदर की इनकम में जोड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो दोनों में से कमा रहा होगा उसके इनकम में जोड़ देंगे। सवाल उठता है सर दोनों में से कोई, दोनों ही कमा रहे हैं तो सर क्या होगा। तो अगर दोनों ही कमा रहे हैं तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कहा, इनकम टैक्स ने कहा कि सीधा सीधा जिसकी इनकम ज्यादा होगी, अगर माताजी की इनकम ज्यादा है तो माताजी की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम जुड़ेगी, और अगर पिताजी की इनकम ज्यादा है तो पिताजी की इनकम में जुड़ेगी। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना अब है? यस सर। ठीक है। अब एक और, चलिए माइनर चाइल्ड वाली बात समझ में आ गई। हाँ लेकिन एक और केस जरा ध्यान से समझिएगा, जब माइनर चाइल्ड की बात आ रही है तो अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है या कोई भी माइनर चाइल्ड मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। कई लोग तो पहले तो यही नहीं पूछेंगे माइनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है। माइनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है, अब है बताओ। सर कोई ऐसे 18 ईयर्स से कम के बच्चे जो कोई सर इनकम वो कमा बच्चे रहे जो हैं, मतलब टीवी कि शो में काम और बिलो एज होती है बच्चों बिलो की। 18 ईयर, ठीक है ना। यस सर। 18 ईयर से कम वालों को हम लोग माइनर चाइल्ड कहते हैं। बिलो 18 ईयर। हाँ 18 ईयर से कम। लेकिन बारी बारी से बोलो यार। हाँ लेकिन कोई नहीं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर कोई माइनर चाइल्ड है, अगर वो अपने मेहनत से कोई इनकम कमा रहा है, अपने किसी स्पेशल टैलेंट से कुछ इनकम कमा रहा है, तब वो पेरेंट्स की इनकम में नहीं जुड़ेगी। ध्यान रहे, जैसे आप लोगों ने देखा है डांस इंडिया डांस आता है ना। जैसे डांस। हाँ लिटिल चैंप्स आता है। हाँ। तारे जमीन पे मूवी आई थी, उसमें दर्शिल सफारी था बच्चा जिसने एक्टिंग की थी। बहुत सारे फिल्में हैं, बहुत सारे ड्रामाज हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं, बहुत सारे ऐड हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हमसे ऐड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जिनको पता ही नहीं चलता है वो तो खैर छोड़ दो, लेकिन जो यस सर। एकदम छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े से जो बड़े जो स्पेशल टैलेंट, उनका तो भाई जाहिर से बताओ, गाना अच्छा गाते हैं, वो डांस अच्छा करते हैं, वो कमा रहे हैं, तो वो उस इनकम पे वो खुद टैक्स देंगे। वो इनकम उनके पेरेंट्स के इनकम में नहीं जुड़ती है, ठीक है। ये इनकम टैक्स का सीधा सीधा लॉ। तो बिलो 18 ईयर तो कैसे सर टैक्स देंगे, उनका तो पैन भी नहीं होगा। तो इसके लिए एकदम क्लियरली बोल दूं, पैन बनाने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपको पैन बनाना है तो पैन के लिए कोई उम्र नहीं होती है। गवर्नमेंट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि बिलो अबव 18 ईयर ही पैन बन सकता है, ना ना। 18 ईयर से कम का ही बंदा है तो पैन बन जाएगा। बस फर्क क्या होता है, 18 ईयर से कम वाले के पैन पे फोटो फोटो नहीं आएगी, और सिग्नेचर भी पेरेंट्स का सिग्नेचर रहता है। पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अब एक और, तो एक नेचुरल केस हो गया है, और एक नेचुरल केस हो गया अगर हम बात कर रहे हैं डेथ की। अब डेथ कहाँ से बीच में आ गया, चलिए समझते हैं। बहुत सिंपल सा केस है इसमें भी। अगर कोई मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। अब अगर उस सपोज कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है, जिस बंदे को टैक्स देना था, उसने अच्छी खासी इनकम कमाई, जब टैक्स देने की बारी आई तो उसकी डेथ हो गई, या वो परलोक सिधार गया, यमराज जी उसे उठा ले गए, है ना। तो अब सवाल, उसने इनकम तो अच्छी कमाई, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आई तो वो तो चला गया ऊपर। अब क्या होगा, उसका टैक्स अब कौन देगा। तो सिंपल सा, उसका जो लीगल हायर होगा, यानी कि जो उत्तराधिकारी होगा जिसको उसकी प्रॉपर्टी जारी होगी, ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसका जो टैक्स का पैसा है वो भी जमा करे। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ने वाली नहीं है, तुम चाहे कहीं चले जाओ, तुम्हारा जो इनकम पे टैक्स लेके रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा केस है। तो ये नेचुरल केस भी मैंने बता दिया, ये अमित वाला केस भी समझा दिया आपको। कौन ऐसा करने की कोशिश करे, तो क्लबिंग ऑफ इनकम ये तो सिंपल है, ये तो होगा होगा, लेकिन ये तो इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं कौन ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने बुक पे, अब उसको जरा समझते हैं।
तब तक ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम इतना तो समझ में आ गया ना सब लोग को? Yes, sir. ये क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, ये तो कल वाला है। वो नहीं है, अभी जस्ट मैंने भेजा है। अच्छा लग रहा, अपडेट नहीं हो रहा, वो मेरी प्रॉब्लम। चलिए क्लबिंग ऑफ इनकम देखिए। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखा भी है, नॉर्मली अ पर्सन टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय हिम ओनली। However, in certain cases, income of other person included in the taxable income of the taxpayer. In such a case, he will be liable to pay tax in respect of income, if any, as well as income of other person too. कई बार होता है उसको अपने साथ साथ दूसरे की इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, जस्ट लाइक अभी माइनर चाइल्ड की इनकम देखा हमने। द सिचुएशन इन इनकम of other person is included in the income of the taxpayer is called clubbing of income। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? clubbing of income कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? clubbing of income। अब देखते हैं यहाँ पे, the situation in which, sorry, हाँ, for example, income of minor child is clubbed with the income of his or her parents। following are the cases in which clubbing provision is applicable। चलिए सबसे पहला केस, सबसे पहला केस इसमें कह रहा है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर कोई बंदे ने अपने इनकम को ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, जैसे मैंने अभी पीछे आपको जो केस जो समझा रहा था, ये अमित वाला, कि अमित ने क्या कहा, कि अमित ने कहा कि सर इनकम टैक्स ऑफिसर को, कि सर जो सैलरी इनकम है वो तो मेरी है सर, वो जो लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम आती है ना, मकान के किराए की इनकम, वो मैं नहीं लेता, वो मेरी वाइफ लेती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा एक चीज बताओ अमित, कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? तो अमित तो सिंपली बोलेगा सर ये जो प्रॉपर्टी है ये तो मिसेज अमित की है, दादाजी। सॉरी मिस्टर अमित की, मेरी है, नहीं मिस्टर की है। दादाजी कहाँ से? दादाजी है तो उन्हीं की इनकम से जोड़ दी जाती। तो मान लो प्रॉपर्टी तो मिस्टर अमित के नाम पे है, और वो दिखा रहा है क्या, कि जो इनकम उस पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो जनरेट हो रही है वो किसके नाम पे जा रही है? वो मिसेज अमित के नाम पे ट्रांसफर हो रही है। तो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सा इनकम टैक्स क्या कहेगा, कि जिसकी प्रॉपर्टी उसी की इनकम। तो मिस्टर अमित की प्रॉपर्टी है तो इनकम उनकी वाइफ नहीं बल्कि मिस्टर अमित ही ले रहे हैं, वो क्लबिंग करेंगे। यानी यहाँ पे सीधे सीधे क्या किया जाएगा, ये 4 लाख के ऊपर टैक्स मिसेज नहीं देंगी बल्कि मिस्टर अमित की इनकम में जोड़ के उन्हीं से टैक्स ले लिया जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा केस था। अब चलिए इसी में वापस हम लोग समझते हैं कि अब अगले साल मिस्टर अमित ने समझ लिया, प्रॉपर्टी यार मेरे नाम पे है तो इनकम भी मेरी मानी जाएगी। पिछले साल तो हमें को टैक्स देना पड़ा था, तो इस बार क्या किया मिस्टर अमित, थोड़ा चालाकी किया। उसने क्या किया, प्रॉपर्टी अपनी मिसेज अमित के नाम पे ट्रांसफर कर दी, कि लो अब तो मिसेज अमित की प्रॉपर्टी हो गई, अब तो उसकी इनकम होगी ना। तो मान लो नेक्स्ट ईयर फिर ये हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर टैक्स ऑफिसर पूछा, अच्छा एक चीज बताइए प्रॉपर्टी है किसके नाम पे? तो मिस्टर अमित ने कहा सर अब तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, अब तो मिसेज अमित के नाम पे प्रॉपर्टी चली गई, अब तो उसकी इनकम है ना। तो सिंपल सा टैक्स ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा, एक चीज बताओ कि ये जो रेंट की इनकम जो है सॉरी जो प्रॉपर्टी जो तुमने ट्रांसफर की है, कितना पैसा लिया है मिसेस अमित से? तो फिर फंस गया अमित, नहीं समझ में आया समझ गया सर। कि भैया तुमने अगर ट्रांसफर किया है पैसा भी लिया ना, तो ये तो विदाउट कंसिडरेशन है, फालतू का तुम बस टैक्स बचाने के लिए ऐसा कोशिश कर रहे हो। तो फाइनली फिर से ये जो ट्रांसफर जो इनकम जो ट्रांसफर किया है वापस ट्रांसफेरर की इनकम में जोड़ दी जाएगी, यानी मिस्टर अमित की इनकम में जोड़ दी जाएगी और टैक्स ले लिया जाएगा। बात समझे? तो वही केसेस हैं जो हम लोग अभी देख रहे थे बुक के अंदर। तो बुक में देखो ये चीज लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर ऐसा कोई करता है तो इनकम किसके इनकम में जोड़ दी जाएगी? वापस ट्रांसफेरर की इनकम में जोड़ दी जाएगी। अब कोई ट्रांसफर करता है, रिवोकेबल ट्रांसफर करता है, रिवोकेबल ट्रांसफर किसी को समझ में आता है कि नहीं आता है? अब है
मतलब किसी को प्रॉपर्टी, यस सर, किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, फिर उससे वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद वापस ले ली जा सके, बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे कि हाँ टैक्स बचाने के लिए ऐसा लोग करते हैं। बिल्कुल, रिवोकेबल रिवोकेबल एक शब्द शायद पहले भी आ चुका था कैपिटल गेन वाले में ना। यस सर। रिवोकेबल मतलब तोड़ने योग्य, यानी कि हमने कोई प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर की है, बट उस पे इनडायरेक्टली सारा पावर मेरा ही है। कोई भी चीज हम तुम्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन पावर उसके ऊपर अभी भी किसका है, मेरा ही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको बोला जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, बाकी बुक में लिखा भी है रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिखा भी यहाँ पे डायरेक्टली सर तो इनडायरेक्टली एक्सरसाइज कंट्रोल राइट हम ओवर द एसेट ट्रांसफर और ओवर द इनकम ऑफ द एसेट्स। जो ट्रांसफर कर रहा है उसका अभी भी कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो अगर रिवोकेबल ट्रांसफर करके अगर कर रहे हो, चलिए रिवोकेबल ट्रांसफर का एक एग्जांपल देता हूँ। दो भाई थे, मिस्टर राम और दूसरा भाई का नाम था मिस्टर श्याम। ओके, अब क्या है, मिस्टर राम क्या है, मिस्टर राम की अच्छी इनकम थी, अच्छा पढ़ने लिखने में थे, नौकरी अच्छी पा गए, अच्छा कमाई हो रही है। लेकिन मिस्टर श्याम पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उनकी इनकम अच्छी नहीं हो रही है, दिक्कत है। ओके, तो मिस्टर राम ने कहा कि यार तुम यार कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ उससे अच्छा है कुछ कर लो, कुछ कमाई वमाई हो तुम्हारी भी। तो मिस्टर राम ने क्या किया, एक गाड़ी खरीदी, एक बुलेरो खरीदी। ओके, और बुलेरो किसको दे दिया, श्याम को, कि चलो ठीक है बुलेरो ही चलवाओ तब तक, है ना, कुछ इनकम तुम भी कमाते रहो। फिर मिस्टर राम ने क्या किया, बुलेरो खरीद के इसको दे दिया। अब वो एसेट जो है ना, अब उस गाड़ी से कमा कौन रहा है, मिस्टर श्याम, और मिस्टर राम उससे कोई लेना देना नहीं, चलो ठीक है तुम कमाते रहो बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो जो इनकम है वो कौन कमा रहा है, श्याम। लेकिन मान लो उसने, श्याम ने इनकम कितनी कमाई उसका, उस बुलेरो से उस साल भर में 4 लाख रुपए इनकम कमाई, तो उस 4 लाख पे टैक्स किसको देना पड़ेगा, जल्दी बताओ कोई भी। सर मिस्टर राम को। क्योंकि गाड़ी के नाम से थी। गाड़ी राम जी के नाम पे है, तो जाहिर सी बात है इनकम किसकी मानी जाएगी, राम की मानी जाएगी, न कि श्याम की। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले साल फिर जब देखा है मिस्टर राम ने, क्या टैक्स तो मुझे भरना पड़ रहा है, तो मिस्टर राम ने क्या किया, ट्रांसफर किया, रिवोकेबल ट्रांसफर किया मिस्टर श्याम के नाम पे। पहले तो ट्रांसफर करने जा रहा था कि कार चलो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो मिस्टर राम की जो बीवी है वो गुस्साने लगी, वो कहने लगी यही जी कार तो तुम खरीदे हो, सारा पैसा तुम दिए हो, और सीधे उसको काहे ट्रांसफर कर रहे हो। तो मिस्टर राम फिर सोचा यार कैसे ट्रांसफर कर दिया, बीवी गुस्सा आ रही है, तो उसने कहा अच्छा ठीक है चलो रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं, यानी पावर मेरा ही रहेगा, बस दिखाने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तब बीवी ने कहा ठीक है तब इसे कर दो, तो मिस्टर श्याम को कर दिया। और फिर अब रिवोकेबल ट्रांसफर है, अगले साल फिर हुआ कि इनकम मेरी नहीं है, वो तो मिस्टर श्याम की है। तो फिर टैक्स वाले ने कहा चूंकि रिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम आप ही की मानेंगे, राम की ही मानेंगे। ओके, ये डिस्कनेक्ट होने जा रहा है नेटवर्क, ओके सर। डिस्कनेक्ट होने जा रहा है, फिर से आप लोग लॉग इन कर लेना, 40 मिनट्स हो गए हम लोग के। ओके। तो इस बार भी टैक्स किसको देना पड़ा,